हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो सामाजिक 7th की, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि स्कूल के खेलने के मैदान के निकट एक मैदान में खुदाई हो रही थी। वही एक मैदान था जहाँ पर वो खेलने जाता था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा कि देखो, हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? तो जो कुछ आप अपने आसपास देखते हो वो पर्यावरण है, शिक्षक ने बताया। क्या होता है पर्यावरण? जो भी कुछ आपको अपने आसपास दिखाई देता है वो सब पर्यावरण है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूर ध्यान रखना। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सब हमारे पर्यावरण के अंग हैं। टीचर ने कहा, हाँ, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पहाड़, है ना, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो मतलब जो पर्यावरण है उसमें इंसान का भी योगदान है और प्रकृति का भी। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ऐसे तो हो सकता है ना कि आप बता सकते हो कि कौन सी चीज़ें प्रकृति ने बनाई है, कौन सी इंसान ने बनाई है। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा यही सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने कहा, हमारा पर्यावरण बदल क्यों रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, हमारी ज़रूरतों के कारण। ये प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं। समझ गए? देखो, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन में आता है ऐसे कि हमारे जीवन का मूल आधार क्या है, वहाँ पे लिख देंगे जल है, वायु है, पर्यावरण है, या फिर कुछ और लिख देंगे। तो आपको पर्यावरण नहीं भूलना है, क्योंकि पर्यावरण से ही हमें वायु, जल, पृथ्वी सब कुछ मिला हुआ है। तो हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? एक इसका जवाब है सीधा सा, पर्यावरण। कैसे? देखो, हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, कहाँ से मिलती है? पर्यावरण से। पीने के लिए जल चाहिए, खाने के लिए भोजन, और रहने के लिए भूमि। तो ये सब किसने दी है? हमें पर्यावरण ने दी है। अब है मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। जैसे कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है ना, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। यही होता है ना। तो इन सब चीज़ों से हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। मानव कार, मील, कारखानों और बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो हमारा जो प्रकृति ने पर्यावरण दिया है उसमें बदलाव हो रहा है, किसकी वजह से? मानव की वजह से, है ना। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के घटक। ठीक है, पर्यावरण के 3 घटक हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखोगे, प्राकृतिक पर्यावरण, उसके बाद मानव निर्मित पर्यावरण, और तीसरा मानव। प्राकृतिक पर्यावरण के, ये क्वेश्चन है आपकी, जो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे ना, तब उसमें आपको दिखेगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के 4 भाग कौन से हैं, या फिर पूछ लेंगे मानव निर्मित पर्यावरण के 4 भाग कौन से हैं। तो मानव ने जो चीज़ें बनाई हैं, जैसे पुल बनाया है, सड़क बनाई है, उद्योग बनाया है, स्मारक बनाया है, ये सब मानव से बनाए गए हैं। तो 4 क्या, यहाँ पे तो 6 हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, है ना। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है? देखो, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। जलमंडल से जो सारा पानी का इलाका है वो जलमंडल, जो एयर है हमारे चारों तरफ वो सारा वायुमंडल, फिर जो जमीन है वो स्थलमंडल, और जीवमंडल जो सजीव वस्तुओं से बनी होती है, जैसे पौधे और इंसान और जीव जंतु। तो ये पर्यावरण के 3 घटक हो गए, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। मानव में देखो, अगर इस तरह से आपको एग्जाम्पल मिलता है, एक व्यक्ति, एक परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, तो ये भी पर्यावरण के घटक हैं। तो अगर नहीं है में कुछ ऑप्शन आता है, या फिर कौन सी चीज़ें ट्रू नहीं है, इस तरह के मतलब सत्य असत्य ढूंढो, सेंटेंस ढूंढो, तो उसमें क्या करना है आपने? अगर ये डायग्राम आपको याद है तो ऐसा आसानी से कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। देखो, ऐसे नहीं सोचना कि राजनीतिक स्थिति हमारा पर्यावरण कैसे है। तो ये मानव के ही मतलब हिस्से हैं, जो पर्यावरण के घटक हैं 3, प्राकृतिक, है ना, मानव निर्मित और मानव।
तो ये मानव वाले के हिस्से हैं, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं पैदा होना चाहिए, दोबारा से देख लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो आपकी क्वेश्चन आंसर वाली है ना, उसमें से यहाँ 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा कुछ खराब ही हो रहा है। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए, वो भी हो जाएगा। फिर आता है जीवीय पर्यावरण के 2 घटक क्या क्या हैं। ठीक है, जैवीय पर्यावरण जो होता है ना, जीवीय पर्यावरण, उसके हैं पादप और जंतु, ये 2 घटक हो गए इसके, ये भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया। अजीवीय मतलब जो सांस नहीं लेते, जैसे स्थल है। ठीक है, निर्जीव पदार्थों का संसार अजीवीय होता है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। मतलब एक इंसान के चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी पर्यावरण है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? हमने पहले समझा कि इसमें प्राकृतिक भी आती हैं, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल, और मानव निर्मित में सारी चीज़ें, इमारतें, पुल, स्मारक और पार्क जो भी हैं वो सब आती हैं। तो किसका हुआ? मानव निर्मित और प्रकृति का। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जो प्राकृतिक में हो उसमें दोनों ही हैं, जीवीय और अजीवीय। ठीक है, जबकि मानव निर्मित में मानव की परस्पर क्रियाएं और उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक शब्द उत्पत्ति है, ये इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, ठीक है, और इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई थी। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं कि ये शब्द कौन सा है, कौन से शब्द से लिया गया पर्यावरण। पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट बोलते हैं और ये फ्रेंच शब्द है। एनवायरनमेंट, एनवायरोनर और एनवायरिनर, इससे हुई है, इसका मतलब है पड़ोस। ठीक है, एनवायरोनर और एनवायरोनेर, मतलब डबल एन कर दिया यहाँ पे, तो ये दोनों का मतलब ही पड़ोस होता है। कौन सा शब्द है ये? फ्रेंच शब्द है। ठीक है, हम कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो एनसीईआरटी की बुक में दी हो और हमें नहीं आती हो। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, ये आपने बताना है। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण आपको पता है कि जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल, ये जैवमंडल ये होता है। ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है, हम थोड़ा सा बड़ा अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखेंगे? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें आ गई, भूमि भी आ गया, जल भी आ गया, वायु भी आ गई और सारे जीव जंतु। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। मतलब इन चीज़ों के पूरे समूह को, जैसे भूमि वाले को स्थलमंडल, जल वाले को जलमंडल, वायु वाले को वायुमंडल और पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनको जैवमंडल कह दिया। क्लियर हो गया? आइए अब हम इन सब में से कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। अब पता चल गया, जहाँ पे भी परपटी हो तो मतलब समझ जाना कि जो जमीन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो ठोस है, जो कठोर है, उसको स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, उसे ठीक है, यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है। इसमें क्या होती है? चट्टानें ही तो होती हैं और खनिज होते हैं, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। जब भी हम भूपरपटी की बात करते हैं तो वहाँ पे रेत तो होता ही है हमेशा, तो मिट्टी तो। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। विषम क्यों कहा है यहाँ पे? विषम इसलिए कहा है क्योंकि कहीं कहीं पे इसमें पहाड़ हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे मैदान है, कहीं पे बहुत गहरी घाटियाँ हैं, है ना, तो इसलिए विषम कहा है इसे। एक जैसा लेवल नहीं है इसका। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो मतलब जो भी ये आकृतियाँ हैं, स्थलाकृतियाँ हैं, ज़मीन की कृतियाँ हैं, बनावटें हैं, ये महाद्वीपों में भी पाई जाती हैं और महासागर में भी पाई जाती हैं। अब स्थल मंडल क्या है, ये क्वेश्चन भी है आपका, मैं बता देती हूँ किस तरह से है। जैव मंडल क्या है? ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन है, स्थल मंडल क्या है? ठीक है, तो ये उसका आंसर है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, खनिज भी यहाँ मिलते हैं।
वैसे हमें पता चल गया कि स्थलमंडल क्या है, ठोस परपटी या फिर कठोर ऊपरी परत, जो पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत है उसे स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, उससे हमें उसके बाद हमें ये लाइन भी जोड़ देनी है कि जो हमें कृषि वन जो भी हम काम करते हैं, मतलब इंसान को बसाने के लिए हमें ज़मीन चाहिए, पशुओं को चराने के लिए हमें ज़मीन चाहिए, हमें अपने वन लगाने के लिए, जंगल बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, और खेती बाड़ी करने के लिए, और खनिज संपदा का भी स्रोत है। फिर उसके बाद आता है कि अपने आसपास के स्थल को देखिए और अपने आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस तरह से हो रहा है उसकी सूची बनाइए। ये तो आप कर लोगे अपने आप ही। फिर आता है जैवमंडल। ठीक है, ये देखो जैवमंडल की फ़ोटो, इसमें क्या क्या है। जैवमंडल में सारी चीज़ें दिखा रहे हैं क्योंकि जीव तो हर जगह पे होते हैं। जलमंडल में सिर्फ ये पानी वाला एरिया दिखाया गया है। स्थल मंडल में जहाँ पे लोग रहते हैं वो दिखाया गया है। वायुमंडल में आपकी हवाई जहाज उड़ रही है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके भी तोते उड़ जाएंगे एग्जाम में। फिर देखें ये, अपने घर और स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोग की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? कैसे? तो आप यहाँ पे अपना भी बता सकते हो कि आप खुद कितना पानी बर्बाद करते हो, और अगर किसी को और को देखा है तो कैसे करते हुए समझा आपने कि वो पानी बर्बाद हो रहा है, ये भी बताना है साथ में। फिर है, स्कूल जाते समय आसमान को देखें। इतना भी ना देखें कि आप गिर जाएं। ठीक है, थोड़ा सा देखें, ध्यान दें कि जैसा दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल हैं, तेज धूप है या कोहरा है, कैसा कैसा मौसम है, आप ये बताएंगे, सोचेंगे अपने मन में, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं आप पढ़ाई के लिए। फिर है जलमंडल क्या है ना। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जहाँ पे भी पानी है वो सारा जलमंडल है। जल के विभिन्न स्रोत आते हैं इसमें, जैसे नदी भी आती है, समुद्र, महासागर, सभी विशाल विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। मतलब सारी चीज़ें आ गई इसमें, नदी भी, झील भी, कोई झील बनी हुई है, ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पानी सबके लिए ज़रूरी है, ये तो सबको पता है। फिर पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई है ना, वायु फैली हुई है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपके जो सेंटेंस दिए होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आते हैं, उसमें 4 सेंटेंस दिए होंगे, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो हमें नहीं लगता कि वायु में गुरुत्वाकर्षण का कोई रोल है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। मतलब जो हमारा वायुमंडल है उसको कौन रोक के रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल, तो है ना ज़रूरी। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? वायुमंडल को रोक के रखता है। वायुमंडल हमारे लिए कैसे ज़रूरी है कि वो ज़्यादा गर्मी वाली जो किरणें होती हैं, जो हमें नुकसान करने वाली होती हैं, उनको रोक के रहे। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे ही वायुमंडल में कुछ बदलाव होगा तो हमारा मौसम में भी बदलाव हो जाएगा। ठीक है, हमारी जलवायु में भी बदलाव हो जाएगा। पादप एवं जंतु मिलकर, पादप क्या होता है? पौधे होते हैं, और जीव जंतु सारे जो चलने वाले जीव होते हैं वो मिलकर जैवमंडल और सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो हमें पता चल गया जैवमंडल में क्या होता है? पौधे और जीव जंतु। यह पृथ्वी की वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, तो जैवमंडल वो संकीर्ण क्षेत्र है, वो सिकुड़ा हुआ क्षेत्र है, वो नैरो क्षेत्र है जहाँ पर ये सब मिलकर जीवन को बनाते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि परितंत्र क्या है। यहाँ पे एक अच्छे से कॉलम में दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप कभी नहीं छोड़ना इनको। ठीक है, देखो परितंत्र क्या है, जिसमें इस बुक की भाषा को नहीं समझते हैं, पहले ऐसे समझते हैं। कोई भी जीव है वो अपने आसपास या अपने साथ के जो दूसरे जीव होते हैं उनके साथ जो भी क्रिया करते हैं, या फिर वो अपने भौतिक या रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं, वो सब मिलके पारितंत्र बनाता है। समझ गए? मतलब अगर आप एक बच्चा हैं तो आप दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ, दूसरे जीवों के साथ जो भी क्रिया करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, या फिर आप पृथ्वी के साथ, मिट्टी के साथ जो काम करते हैं, या फिर पेड़ पौधों के साथ जो काम करते हैं, या फिर आप पानी के साथ जो काम करते हैं, वो सब पारितंत्र होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं।
उनमें भी निवास करते हैं और ऊर्जा और पदार्थों का स्थानांतरण भी करते हैं। ठीक है, ऊर्जा का किस तरह से, जैसे गर्मी लेते हैं बाहर से या फिर ठंड लेते हैं, ठंडक लेते हैं, तो इस तरह से जो ऊर्जा का बहाव हो रहा है, कभी लेना कभी छोड़ना, तो ये सब क्या है, पारितंत्र है। क्लियर हो गया। फिर आता है पारितंत्र की डिटेल दी हुई है यहाँ पे। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, मुझे अपना केरल याद आ गया। मतलब जेसी ने कहा कि मुझे अपना केरल याद आ गया, मतलब उसके केरल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि हरे भरे खेत और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तो जैसे उनको बताती है कि हमारे केरल में बहुत बारिश होती है। तभी जैसलमेर में रहने वाला हीरा, उसने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा नहीं होती, हम तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत मतलब देखते हैं, नज़र आते हैं उनके यहाँ, लेकिन ऊँट भी मिलते हैं, रवि ने कहा। ठीक है, तो जैसलमेर में क्या है, बारिश ही नहीं होती। तो ये चीज़ आपको पता चलेगी। राजस्थान के बारे में एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर है, कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरण स्थान का चित्र या फोटो लगाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पर्यावरण में क्या क्या है ना। एक पारितंत्र यहाँ पे दिखाया गया है कि इन सब की क्रियाएं होती हैं यहाँ पे, और ये किस तरह से जुड़े हैं एक दूसरे से, यही पारितंत्र है। फिर है, हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलते ही हैं, जब हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। मतलब राजस्थान में क्या क्या मिलता है ये बताया हीरा ने। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके इतने अलग क्यों हैं? क्या सभी एक दूसरे से संबंध है? क्या सभी का एक दूसरे से संबंध है? बिल्कुल संबंध है। टीचर ने उनको बताया कि इन सब चीज़ों का के बदलाव कैसे होते हैं, है ना। जिस तरह की जलवायु होती है उसी तरह का लोगों का रहन सहन हो जाता है। कैसे, देखो, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, आश्रित रहते हैं ना। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि पारितंत्र किससे बनता है, मतलब एक झील है या एक नदी है कि छोटा सा ताल है, उसका भी एक पारितंत्र होता है, क्योंकि वहाँ पे जीवित वस्तुएं तो हैं ही ना। एक ताल में भी कोई मछली होगी, मेंढक होंगे, तो वो उनके साथ कैसे क्रिया करते हैं, पानी के साथ कैसे क्रिया करते हैं, कैसे अपनी एनर्जी को बदलते हैं, तो ये सब पारितंत्र है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र था? बिल्कुल था, क्योंकि वो मानव की अपनी गतिविधियाँ कर रहा है ना वहाँ पे। फिर आपको ये याद रखना है कि 5 जून जो होता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि पर्यावरण को बचाओ, हमें जीने दो, ऐसे कहते हैं ना। तो जून में बहुत गर्मी लगती है, तब जीना मरना मतलब लोग बहुत जिया नहीं जा रहा, मर रहे हैं गर्मी से, ऐसे। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इस तरह से याद कर लेना। फिर है वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है कि इसमें धन का उपयोग नहीं होता। ठीक है, तो इसमें वस्तुओं की अदला बदली होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा दूं और आप मेरा कोई और काम कर दो, या आप मुझे कोई चीज़ दे दो। जैसे आपने बैग बनाया है तो आप मुझे बैग दे दो और मैं आपको कुछ खाना बना के दे दूँ। इस तरह से चीज़ें ही बदलती हैं, मतलब बदले में काम ही किया जाता है, इसमें धन का उपयोग नहीं होता। ठीक है, मानवीय पर्यावरण की बात करेंगे हम। मानवीय पर्यावरण समझना है हमें। देखो, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, मतलब लगातार क्रिया करता रहता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बनाया। मतलब पहले का इंसान क्या था, जैसे प्रकृति चल रही है वैसे ही चल रहा है। उसका जीवन सरल था बहुत, आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। मतलब उसे पेड़ भरने के लिए खाना चाहिए था तो फल फ्रूट मिल जाते थे, गेहूँ मिल जाते थे, उससे वो रोटियाँ बना के खा लेता था। अब क्या है, अब उसे इडली, समोसा, डोला, पुलाव, पता नहीं क्या क्या चाहिए। उसे पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े चाहिए, जिसके लिए फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ती है। उसे चलने के लिए कार चाहिए, पैदल तो चलना ही नहीं है। फिर जिम जाने के लिए भी कार चाहिए, फिर वहाँ पे भी मशीनों से ही एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि घर में काम तो करते नहीं। तो इस तरह से मनुष्य का जीवन आसान था पहले। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। ठीक है,
तो परिवर्तन किस तरह से करना है उसे ये भी पता है कि किस तरह से उजाड़ना है पर्यावरण को। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, ये पहले के लोगों की बात है कि वो फसल उगाते थे, पशु पालते थे और पहिए का भी आविष्कार हो गया था। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। मतलब अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा अनाज है और दूसरे के पास कुछ और सामान है तो वो एक दूसरे से बदल के काम कर लेते थे। व्यापार शुरू हुआ, फिर वाणिज्य का है ना। तो इस तरह से चीज़ें बदलती गई। औद्योगिक क्रांति हुई, फिर इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। उद्योग लगे ना तो इससे व्यापार भी बढ़े। परिवहन तेज गति से शुरू हो गया। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, मतलब तेज हो गया। पहिया बन गया था तो गाड़ियाँ चलने लगी फिर पहिए वाली, है ना। तो उससे फिर आसानी से जाना आना संभव हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? उसके साथ सही से रहें। क्या दिक्कत है? आराम से रहो, आराम से खाओ। रवि की कक्षा में मिज़ोरम की एक लड़की है नूरी। यहाँ पे मिज़ोरम की भी बात कर रहे हैं। राजस्थान की हमने कर ली। राजस्थान में क्या होता है? कम बारिश होती है। कौन सा एक इलाका मैंने बताया था कि वहाँ पे कम बारिश की बात की थी, याद रखना, जैसलमेर में। ठीक है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। कौन? मिज़ोरम की लड़की नूरी। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने आने वाली छुट्टियों में उसे मिज़ोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएं वहाँ के भूदृश्य, मतलब ज़मीन कैसे दिखती है वहाँ, घरों और लोगों के क्रियाकलापों का चित्र लाएं। ठीक है। तो टीचर इसलिए चाहते हैं कि बच्चों को फिर याद रहे कि अरे हम वहाँ गए थे, हमने ये देखा था। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग से बात किया करो और उनसे पूछा करो कि जब वो हमारी उम्र के थे, मतलब हमारे जितने वो थे, तो उनके आसपास कैसे पेड़ थे। फिर दूसरी बात ये पूछा करो कि उस समय घर के अंदर खेले जाने वाले कौन से खेल थे, या उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा था। गर्मी और सर्दी के मौसम में वे किस तरह से बिताते थे, है ना। तो इस तरह की जानकारी जो है वो दीवार पे या फिर किसी बुलेटिन बोर्ड पर लगा सकते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और मैं जिन क्वेश्चंस की आपको बात कर रही थी वो ये वाले थे। परितंत्र क्या है, हमने ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि, और अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से चैप्टर आ गया है तो इन क्वेश्चंस का ना आंसर एक बार आप लिखने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और आपको अभी अभी तो याद है, और फिर भी अगर याद नहीं है तो दोबारा से वीडियो को चलाएं, अपनी बुक खोलें, उसमें से इनके आंसर मैंने पहले ही बता दिए थे कि कौन से का आंसर कहाँ है, तो ये आप याद कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। क्वेश्चन आंसर्स के लिए जल्दी ही आपको मिलेंगे इसकी सीरीज़। थैंक यू वंस अगेन। लाइक करना ना भूलना।